हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देखिए उनको। फिर आप लेसन 4 कीजिए। MPC 03, जैसा कि आपको पता है ये बुक चली हुई है हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट वाली, ठीक है। तो लेसन 4th और लेसन 5th आज हम इस वीडियो में 2 लेसन करने वाले हैं। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में दोनों कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज़ ज़्यादा लंबी होगी वीडियो तो हम ये कोशिश करेंगे इसको सेपरेट वीडियो में कवर करें। 2 चैप्टर एक ही वीडियो में करने का मोटिव ये है, 4 चैप्टर में से कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही उठाया जो कि आपको कवर करवाया जाएगा। हो सकता है आपको यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे कि एडियोग्राफिक अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच, इन्फेंट शाइनेस, और आपको क्वेश्चन किस पर आएगा, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। या फिर आपको देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पर एडियोग्राफिक हो गया, इन्फेंट हो गया, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमने सेलेक्ट किए, नेचर वर्सेस नर्चर, क्योंकि ना ये जो टॉपिक है या फिर ट्विंस थियरी, ट्विंस जो थियरी पर क्वेश्चन आ जाता है, जो हम मेथड यूज़ करते हैं असेसमेंट के दौरान। इस चैप्टर का जो नाम मैं बता देता हूँ आपको कि इश्यूज़ इन पर्सनैलिटी असेसमेंट, कि जो पर्सनैलिटी असेसमेंट में हमें क्या देखने को मिलेंगे, इश्यूज़ हैं उनको देखने को जो मिलते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी अप्रोचेज़ हम एक पर्सनैलिटी को एसेस करने में लगा सकते हैं, एडियोग्राफिक अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच। तो 2 चैप्टर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा साइकोडायनेमिक थियरी, जिसमें फ्रेयड थियरी, सिविलियन थियरी और कैरन हॉर्नी की थियरी करेंगे। 3 थियरीज होंगी। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा। अब हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अंकुश चिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Idiographic approach and nomothetic approach. First of all, we have to know about the idiographic approach and nomothetic approach. ये कौन सी अप्रोचेज है जो कि हम पर्सनैलिटी असेसमेंट में यूज़ करते हैं, या फिर जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी अप्रोच है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको नाम मैंने बताया इडियोग्राफिक अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच। एक बस सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ, थियरी पे फिर चलेंगे। इडियोग्राफिक अप्रोच में क्या किया जाता है, याद करने के लिए मैं बता दूँ, इंडिविजुअल, ईडियो से आप ये याद रखने का, इंडिविजुअल स्टडी की जाती है, एक सिंगल पर्सन की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है, एक ही पर्सन पर फोकस किया जाता है। नोमोथेटिक को आप याद रख सकते हैं नंबर से, कि नंबर ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स पर है जो कोई अप्रोच लगाई जा रही है, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा रहा है। इट मीन्स वो नोमोथेटिक अप्रोच हम उसको कहेंगे। चलिए अब थियरी पर चलते हैं। आई होप आपको एक जो छोटा सा मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इडियोग्राफिक अप्रोच कौन सी होगी, नोमोथेटिक अप्रोच कौन सी होगी। सबसे पहले बात करते, देखिए यहाँ पर हमने ना डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको, एक पैराग्राफ में भी आप राइट डाउन कर सकते हो सकता है आपको एग्जाम में क्या मिल जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट इडियोग्राफिक पर मिल जाए, या फिर आपको डायरेक्ट है जो नोमोथेटिक पर, दोनों ना पूछ कर एक एक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इडियोग्राफिक की हेडिंग डाली और उसके नीचे है जो ये सभी पॉइंट्स राइट डाउन कर दिए, नंबर आपके नहीं कटेंगे। चलिए शुरू करते हैं फोकस से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एम्फेसाइज द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल्स एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हमारा फोकस कहाँ पर हो, जानकारी कहाँ की चाहिए हमें, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम गेन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वो अप्रोच को क्या कहेंगे, इडियोग्राफिक अप्रोच। Otherwise, focus on identifying general laws, principle and patterns that apply to group of people। जो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल्स पर, ग्रुप ऑफ पीपल्स पर, एक जो सोसाइटी पर कह सकते हैं, ग्रुप पर कह सकते हैं, एक बंडल ऑफ पीपल पर कह सकते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उन अप्रोचेस को क्या कहेंगे, नोमोथेटिक अप्रोच। ओके, गोल्स क्या होंगे यहाँ पर, इडियोग्राफिक अप्रोच का गोल होता है डिटेल्ड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी एक पर्सन की या किसी कोई केस स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करें, उस इंडिविजुअल की इन डेप्थ जो हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसकी, ठीक है, हम उसको समझने की कोशिश करें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर सभी को, तो ये गोल होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर नोमोथेटिक का क्या गोल होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, एस्टैब्लिश जनरल प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अप्लाई टू ब्रॉडर पॉपुलेशंस।
जनरल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, सभी पर अप्लाई होगा, वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होगा, ग्रुप पर हम एक पूरे पर्टिकुलर ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आता है रिसर्च मेथड। अब इडियोग्राफिक अप्रोच, जैसा कि इंडिविजुअल मैंने बताया, यहाँ पर भी राइट डाउन किया, आप समझ भी चुके हैं इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन से रिसर्च मेथड्स का यूज़ करेंगे, केस स्टडीज़ का, इंटरव्यूज़ का, नरेटिव एनालिसिस का। तो यहाँ पर क्या होता है, हम एक सिंगल पर्सन से बात करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट सभी को जानने की कोशिश करते हैं। और एक और बात यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड है जो यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव मेथड, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंटरव्यू के दौरान हमने जब इंटरव्यू को पढ़ा तो हमें क्या पता चला था, इंटरव्यू क्या करेगा, क्वालिटेटिव डाटा है जो हमारे पास देगा। क्वालिटेटिव डाटा जहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पर हम थियरी से जो एस्टिमेट लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक से मेज़र करते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है जो क्या होंगे। ओके, अब यहाँ पर नोमोथेटिक में क्या होगा, अब नंबर ऑफ पीपल्स पर, अब क्वालिटेटिव एक सिंगल, मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन का इंटरव्यू लिया और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकली कि भी ठीक है, इस कंडीशन में उन्होंने कुछ इस तरह बिहेव किया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी कंडीशन को, उसी बिहेवियर को सभी पर अप्लाई कर दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या होगा, हम सभी पर अप्लाई नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते उन प्रिंसिपल्स को, उन स्टेटमेंट्स को। तो हम किसका यूज़ करते हैं ग्रुप्स में, नोमोथेटिक अप्रोच का। नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा जिस पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ये सभी रिसर्च मेथड होते हैं हमारे नोमोथेटिक अप्रोच के। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल है, देखिए इंटरव्यू करना, सिंगल पर्सन, अंडरस्टैंड करना उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, यूनिक हिस्ट्री होगी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ एक्सेप्शनल, हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सभी ये एक दूसरे से अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूनिक हिस्ट्री होती है, ठीक है, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, तो वो हम लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्वे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स टू आइडेंटिफाई कॉमन ट्रेट। यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल सभी अलग अलग तो हैं, लेकिन उनके कॉमन ट्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि हमने ट्रेट्स थियरी में पढ़ा था, सभी में कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि बड़ों से आशीर्वाद लेना, उनकी रिस्पेक्ट करना। तो वो कौन सी अप्रोचेज होंगी, नोमोथेटिक अप्रोच, जहाँ पर कॉमन ट्रेट्स की स्टडी की जाती है, बिहेवियर जो अक्रॉस द पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन शो करेगी, ठीक है। एम्फेसाइज की बात करते हैं, एम्फेसाइज इंडिविजुअल एंड यूनिकनेस, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सेम हमारे गोल की तरह ही है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, रेयर केसेस पर, यूनिक केसेस पर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ इंडिविजुअल, जब हम किसी इंडिविजुअल को इन डेप्थ उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर की। यहाँ ये कहाँ पर होगा, थियरीज मेकिंग प्रेडिक्शंस, इन्फॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसीज ड्यू टू द फोकस ऑन जनरल प्रिंसिपल, जो कि हम सभी पर अप्लाई कर सकें। ओके, एग्जाम्पल फील्ड ऑफ स्टडी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपीज, इन डेप्थ पर्सनैलिटी असेसमेंट, और यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड मैनी अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर हम नोमोथेटिक अप्रोचेज का यूज़ करते हैं। ये था हमारा इडियोग्राफिक अप्रोच और नोमोथेटिक अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट रह जाता है, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल एक्सप्लेन यू। इन्फेंट साइनस सेकंड है जो हमारी स्टेटमेंट आती है, ये इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको 3 मार्क्स में या फिर हो सकता है 6 मार्क्स में, मुश्किल है 6 मार्क्स में क्योंकि इसका कंटेंट इतना नहीं है। इन्फेंट शाइनेस का मीनिंग क्या है, टर्म से क्या क्लियर हो रहा है कि कोई बच्चा शर्मा रहा है, ठीक है, उनका शाइन नेचर हम ये कह सकते हैं। तो इन्फेंट शाइनेस क्या होता है, जब भी कोई बच्चा इन्फेंट सिचुएशन में होता है, शिशु अवस्था में होता है, तो क्या होगा, आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, जब कोई बच्चा है जो माँ अपनी गोद में रखती है और कोई थर्ड पर्सन आके, बाहर से आके, फैमिली या नाइबर से कोई आकर ये कहता है आजा बब्बू शोना मेरे पास आजा, तो क्या करेगा बच्चा, या तो रोने लग जाएगा या फिर अपनी मम्मी को है जो हक करने लग जाए कि मम्मी मैं नहीं जाने वाला, सिर्फ सिम्टम्स, विदाउट एनी वर्ड्स, कम्युनिकेशंस, वर्ड्स के साथ जो कम्युनिकेशन नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या है, वो शाइनेस है। वो कहाँ से आई, क्या वो प्रॉब्लम है कि बच्चा औरों के पास नहीं जाता? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है, ये सभी करते हैं। कुछ जो चिल्ड्रंस हैं नहीं शो करते, कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते सभी के पास चले जाते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए थियरी पर चलते हैं। इन्फेंट शाइनेस इज़ अ व्हेन
वेरी यंग चिल्ड्रन लाइक बेबीज और टोडलर्स एक्ट ए बिट नर्वस क्विट अराउंड पीपल दे डोंट नो वेल। जिन्हें वो जानते नहीं हैं, जब वो उनके आसपास आ जाएं तो वो थोड़ा नर्वस फील करते हैं उन स्ट्रेंजर्स को देखकर। ऐसा नहीं है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे, ठीक है, वो उनके स्ट्रेंजर्स को देखकर जो अनफेमिलियर सिचुएशन है उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है, मुझे अपनी मम्मी के पास ही रहना है, ठीक है, जब भी वो नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो दिस बिहेवियर नॉर्मल है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो औरों के पास नहीं जाता, नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट चिल्ड्रंस बिकम मोर कॉन्फिडेंट, कुछ चिल्ड्रंस है जो कॉन्फिडेंट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, वो सभी के पास चले जाते हैं। तो इट कैन नॉट बी टोल्ड whether baby have behave in certain way because of inheritance from their shy mother। अब ये देखिए, ये स्टडीज़ की जाती है, स्टडी की गई कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चनायर्स फिल किया गया, किसके द्वारा, मदर्स को है, जो एक पैटर्न दे दिया गया, एक परफॉर्मा दे दिया गया और फिल करने के लिए बोला गया। तो वहाँ पर क्या उन्होंने देखने को मिला, जो चाइल्डनेस में जो शाइनेस देखने को मिली है ना, वो उनकी मदर से आई है। जो मदर शाई नेचर थे उनके बच्चे मोस्ट प्रोबेबली शाई बेबीज़ पैदा हुए। अब देखिए, तो इनहेरेंटेंस भी है ना, तो उनको अपने पेरेंट्स से भी मिली है। दिस शोड दैट जीन्स हैड एन इम्पैक्ट ऑन फैमिली एनवायरनमेंट, कि जो जीन्स है, जो हमारे जीन हैं, वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट में। तो ये था इन्फेंट शाइनेस। आप समझ गए होंगे कैसे एक बच्चा शर्माता है, कैसे वो रिएक्ट करता है इन फैमिलियर सिचुएशंस में, कैसे वो दूसरों के पास नहीं जाता। तो ये इन्फेंट शाइनेस है, हो सकता है उनके पेरेंट्स में ही जो कोई शाई मदर हो उनकी, ठीक है, या उसके शाई फादर हों, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा भी शाई इन नेचर होगा। या आउटवर्ड या आउटगोइंग जो पेरेंट्स होंगे तो बच्चा भी एक्सट्रोवर्ट टाइप का हो सकता है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्विन स्टडीज़। थर्ड, ट्विन स्टडीज़। अब ये ट्विन स्टडीज़ क्या है, देखिए, और ये इश्यूज़ में क्यों आई है, ठीक है। अब इशू में हम शाइनेस भी डाल सकते हैं, वहाँ पर है जो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं ना। अब ट्विन स्टडी में क्या है, जो रिसर्चर्स ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमारी सभी की पर्सनैलिटी अलग है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम समझ गए, लेकिन जो ट्विन्स होते हैं उनको कैसे, हम उनकी पर्सनैलिटी को कैसे एसेस किया जाए, इस बात पर है जो ट्विन स्टडी होने लगी कि जिन पेरेंट्स को, जिन मदर्स को ट्विन्स होते हैं। अब ट्विन्स भी 3 तरह के होते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के डिस्क्राइब करेंगे। चलिए थियरी पर चलते हैं। ट्विन स्टडी आर ए टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर जेनेटिक्स टू इन्वेस्टिगेट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक नेचर एंड एनवायरनमेंट। देखिए, यहाँ पर आप नेचर एंड नर्चर में क्या देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। जेनेटिक्स, जो ट्विन्स हो रहे हैं, अब 2 बच्चे एक ही साथ एक ही एनवायरनमेंट में जो पैदा हुए, उसके बाद उनका घर का एनवायरनमेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि उन 2 पर्सन्स की जो पर्सनैलिटी है वो अलग कैसे हो सकती है। हम ये कहते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, लेकिन जो ट्विन्स हो रहे हैं, दोनों बहन भाई या दोनों भाई भाई, दोनों बहन बहन, तो वो क्या हो रही हैं, वो ट्विन्स हैं, दोनों एक साथ हुए, एक एनवायरनमेंट में हुए, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग कैसे है, ये ट्विन स्टडी बताएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दिस स्टडी प्राइमरली फोकस ऑन कंपेयरिंग आइडेंटिकल ट्विन्स, मोनोजाइगोट। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, जो बिल्कुल सेम होंगे, देखने में आपको लगेंगे, उनको मोनोजाइगोटिक एमजेड ट्विन्स बोल सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है 100% देयर जेनेटिक मटेरियल्स शेयर करते हैं वो आपस में, ठीक है, सारा का सारा मटेरियल 100% शेयर करेंगे आपस में। डायोजाइगोट किसे कहेंगे, डीजेड ट्विन्स, जो कि 50% ऑन एन एवरेज वो शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स का, ये आपको समझना है। मोनोजाइगोट मीन्स जो एक ही जाइगोट से बने हैं, डायजाइगोट मीन्स जो 2 जाइगोट से बने। अब चलिए इनकी डेफिनेशंस भी समझते हैं क्या होता है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी प्रकार का। आइडेंटिकल ट्विन्स, जिन्हें हम मोनोजाइगोट, जो कि लगभग दोनों सेम देखने को मिलते हैं, आपके नाइबर में भी कोई होगा कि जो दोनों एक जैसे साथ हुए हैं और बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे। देखिए, दिस ट्विन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज। यहाँ पर क्या होता है, एक ही एग होता है, एक मदर का जो एग होगा वो एक फीमेल, जो मेल स्पर्म के साथ कंसीव करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, लेकिन जो एम्ब्रियोज बनेंगे वहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2 एम्ब्रियोज बन जाएंगे, 1 and 2 बेबीज,
ठीक है। एज ए रिजल्ट मोनोजाइगोट ट्विंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसीलिए वो सेम होते हैं और सेम डीएनए उनका होता है। किसी प्रकार का भी डिफरेंस उनके बीच में एनवायरमेंटल फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो तो जेनेटिक्स तो उनमें बिल्कुल सेम है। जेनेटिक्स तो बिल्कुल वो 100% आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और एक ही जाइगोट से जो एक ही एम्ब्रियो से 2 स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्प्लिट्स इनटू 2 एम्ब्रियोज, वो 2 एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ये बात थी। सेकंड आता है फ्रेटर्नल डायगोजेटिक ट्विंस, जिसे हम डायजाइगोटिक ट्विंस भी बोल सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 स्पर्म और 2 एग्स, यही कह सकते हैं। तभी तो 2 फर्टिलाइजेशन होगी एग्स की, 2 एग होंगे जब ही होगा ना। तो ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग एनवायरनमेंट में, वो क्या थे, एक ही एनवायरनमेंट में थे, वहाँ पर 2 जो एम्ब्रियोज बन गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 स्पर्म हैं, 2 एग हैं, 2 है जो वहाँ पर कंसीव करते हैं मदर यहाँ पर, ठीक है। तो 2 फर्टिलाइजेशन होगी एग्स की, रेगुलर सिबलिंग्स की तरह, जैसे कि 2 बहन भाई होते हैं, बस टाइमिंग क्या होती है, वो एक साथ हो जाती है। 50% ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स वो एक दूसरे को सेम करते हैं, ओके। अब बात आती है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च डिज़ाइन में क्या पढ़ेंगे हम, ट्विन स्टडीज़ में क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। रिसर्च में क्या होगा, ट्विन्स की में कंपेयर किया जा रहा है ट्रेट्स को, बिहेवियर्स को, जो मोनोजाइगोट ट्विन्स में है और डायजाइगोट ट्विन्स में है। ये मोनोजाइगोट ट्विन्स आर सिग्निफिकेंटली मोर सिमिलर ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेट देन डायजाइगोट ट्विन्स, इट सजेस्ट ए जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन दैट ट्रेट। ये कहते हैं कि मान लीजिए मोनोजाइगोट ट्विन्स हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होता है ट्रेट्स पर, कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए उसके जीन्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डेवलप होने में मोनोजाइगोटिक के अकॉर्डिंग। हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट क्या कहेगा, Twin study provides heritability estimates which indicate that proportion of variability in specific traits or behavior that can be attributed to genetic factors 60%. It means 60%. It means 60% of differences in the trait among individual can be attributed to genetic factors. Same बात है। अब मान लीजिए जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस में बता रहा हूँ, मोनोजाइगोट है जो सिग्निफिकेंटली मोर सिमिलर्स दिखा रहे हैं उनके ट्रेट्स में, कि जो 2 ट्विन्स आइडेंटिकल जो ट्विन्स हुए हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगी, दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो सेपरेट सिबलिंग्स की तरह हुए हैं, आइडेंटिकल सिबलिंग्स की तरह हुए हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगी, सिमिलैरिटी कम देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स हैं वो क्या करेंगे, एक ग्रेट रोल प्ले करेंगे हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिफाइन करने में, डेवलप करने में, ये हम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, कंट्रोल फॉर एनवायरनमेंट। अब ट्विन स्टडीज अज्यूम दैट, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, MZ और DZ मोनोजाइगोट ट्विन्स, डायजाइगोट ट्विन्स आर रेज्ड इन सिमिलर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट उनका सेम है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस करने के लिए रिसर्चर्स ऑफन कंपेयर ट्विन्स रेज्ड अपार्ट। उन्होंने क्या किया, 2 बच्चे जो पैदा हुए, उनकी जो परवरिश हुई है, उनको फिर कंपेयर किया जाएगा। जो ट्विन्स एक साथ, जो ट्विन्स यहाँ पर देखिए आप, जो ट्विन्स एक साथ जो बड़े हुए हैं और जो एक दूसरे से सेपरेट होकर अलग अलग जगह रहकर, हम ये कह सकते हैं, सेम हाउस होल्ड और सेपरेट एट बर्थ और अर्लियर इन लाइफ, इफ मोनोजाइगोट ट्विन्स रेज अपार्ट स्टिल शो सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज, इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक्स। अगर यहाँ पर भी हमारे आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं, MZ हैं, उन्होंने क्या दिखाई, सिमिलैरिटी दिखाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जेन्स जो हमारे हैं वो ग्रेट रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं, कहाँ पर, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एज कंपैरिजन टू डायजाइगोट ट्विन्स की कंपैरिजन में। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए इन सिंपल वर्ड, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या हो रहा है ये, तो मैं आपको बता दूँ। एक तो है हमारे पास MZ, जिसे हम कहेंगे मोनोजाइगोट, ठीक है। एक है हमारे पास DZ, जिसको हम कहेंगे डायजाइगोट,
छोटी सी प्रोसेस समझते हैं। मोनोजाइगोट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 एम्ब्रियोज बनते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए, अगर आपने प्री नटाल डेवलपमेंट वाली वीडियोस देखी होगी तो आप ये समझ जाएंगे। अब 2 एम्ब्रियोज बन गए, मान लीजिए अब एक एम्ब्रियोज एक ही के अंदर एक एनवायरनमेंट में है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, यहाँ पर अंदर 2 एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 2 एम्ब्रियोज हैं ये क्या कर रहे हैं, जितने भी मटेरियल, जेनेटिक्स मटेरियल जो जीन्स हैं उनको 100% एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सेम जो बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल मतलब जो शक्ल सूरत में बिल्कुल सेम लग रहे हों, आपके एनवायरनमेंट में भी ऐसे होंगे, आपने देखे होंगे, ठीक है, या फिर उनके ट्रेट्स भी अलग हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला कि उनके ट्रेट्स अलग हैं, ये देखिए यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 एम्ब्रियोज हैं, 100% जीन उन्होंने जो एक दूसरे से शेयर किए, और DZ में हम क्या कर रहे हैं, DZ में डायजाइगोट में, ये अलग सेपरेट समझिए आप इसको, ठीक है। DZ डायजाइगोट में क्या हो रहा है, 2 स्पर्म हैं और हमारे पास 2 एग हैं मदर के। अब ये 2 स्पर्म और 2 एग है तो अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर 2 हमारे पास एम्ब्रियोज हैं, यहाँ पर भी 2 थे लेकिन ये एक ही से बने थे, ठीक है। यहाँ पर 2 अलग अलग है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग, मतलब एक जो सेपरेट टाइम ड्यूरेशन में होता है कि 2 साल पहले ये बच्चा हुआ, 2 साल बाद इस तरह ये, लेकिन एक एनवायरनमेंट में एक साथ हो रहे हैं, ये फ़र्क है। ये क्या करते हैं, 50% शेयर करते हैं अपने जीन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लीजिए मोनोजाइगोट ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। अब ये 2 आइडेंटिकल बिल्कुल सेम एक ही कंडीशन में पैदा हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्रेट्स हैं, बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों भाइयों में या बहनों में, तो वो क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि हाँ दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम लग रही है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये है जीन्स, जीन्स है जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर यहाँ पर हम कहेंगे, नेचर फोकस करेगा, जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ट्रेट्स को डिटरमाइन करता है, सिंपल। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर ये ज़्यादा फोकस करेगा हमारा जो है जीन्स, तो डायजाइगोट क्या करेगा, एनवायरमेंटल फ़र्क डालेगा। लेकिन क्या हो गया, हमने ये भी चेक करने के लिए कि एनवायरनमेंट फ़र्क डालता है या नहीं, 2 बच्चों, 2 ट्विंस की जो पर्सनैलिटी पर क्या एनवायरनमेंट फ़र्क डालता है, ये स्टडी करने के लिए क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, 2 ट्विंस लिए, जैसे ये ले लिए हमने 2 ट्विंस, इनको क्या किया, एक तो सेम एनवायरनमेंट, मतलब एक ही घर में दोनों बच्चों के पैदा किया जा रहा है, सेम कंडीशन, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में, लेकिन एक को क्या कर दिया, एक मोनोजाइगोट को अलग अलग कर दिया। सिमिलरली डायजाइगोट के साथ किया गया, एक डायजाइगोट जो कपल ऑफ पीपल है, जो ये बच्चे हुए हैं 2 पेयर, तो एक पेयर ऑफ जो है ये इन्फेंट्स को हमने क्या किया, एक एनवायरनमेंट में इनको रेज किया, और दूसरी कंडीशन में क्या किया हमारे ने, अलग अलग एनवायरनमेंट में, मतलब उनको सेपरेट कर दिया, एक को यहाँ रख दिया, दूसरे को कहीं और रख लिया। इस तरह उन्होंने स्टडी की, तो हमारे पास क्या आ गए, 4 केसेस आ गए, 2 तो केसेस हो गए हमारे पास MZ के 2 केस, और 2 केस हो जाते हैं हमारे पास DZ के। अब जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो यहाँ पर ये पता चला एनवायरनमेंट का फ़र्क भी क्या है, बहुत कम पड़ता है पर्सनैलिटी पे। ये कहते हैं कि मोनोजाइगोट सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, जब वो अलग अलग हैं तो भी वो सिमिलर बिहेव शो कर रहे हैं, तब ये कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मोनोजाइगोट डायजाइगोट कैसे क्या कुछ होता है। आई थिंक मैं इतना ही इजी करके आपको समझा सकता हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को अपनी लैंग्वेज में मुझसे पूछिए, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में सेक्शन में हम आपसे आपके जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है भाई, अब हमने ट्विंस की पढ़ी, अब ये आ गई पर्सन सिचुएशंस। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी कौन अफेक्ट करता है, सिचुएशंस। अगर आप लोगों ने सुना है कि आपकी अगर कंडीशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, सिचुएशंस बदल जाएं, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, ऐसा अगर आपने सुना है तो। देखिए कैसे, ये हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, पर्सन के इनहेरेंट जो ट्रेट्स हैं, जो उन्हें पहले से जो जीन्स में उनके हैं वो फिक्स हो गए हैं, अब वो ट्रेट्स है जो चेंज नहीं हो सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन
कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिचुएशन सबसे बड़ी है भाई, सिचुएशन अगर आप चेंज कर दोगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। अब आप बताइए आप कौन सी को कंसीडर करेंगे, कौन सी को आप सही कंसीडर करते हैं। ये कंट्रोवर्सी है, इसीलिए तो इसको कंट्रोवर्सी कहा गया। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट इन साइकोलॉजी अबाउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स द पर्सन वर्सेस इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन, जिसको हम सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर को कौन डिफाइन करता है, उसके ट्रेट्स या उसका सिचुएशंस, एनवायरनमेंट। तो ये कंट्रोवर्शियल टास्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द कंट्रोवर्सी आस्क वेदर पीपल्स एक्शन आर प्राइमरली ड्राइवन बाय देयर स्टेबल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और इफ दे आर मोर स्ट्रॉन्गली शेप्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन इन व्हाट दे फाइंड देमसेल्व्स। जैसा कि ये कहते हैं कि आप कभी डरे ही नहीं। ठीक है, आपको डर का पता ही नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ये। आप लोगों को कभी डर का पता नहीं है, आप डरे नहीं हैं, तो आपने क्या किया, आप निडर बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन सडनली क्या होता है, एक दिन आप कहीं जंगल में फंस गए हैं, आप बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन आप कहीं कुएं में गिर गए या किसी गड्ढे में गिर गए जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, और आसपास आपके शेर आ जाए या कोई स्नेक वगैरह आपके पास आपको देखने को मिल जाए, तो क्या आप डरोगे? अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है क्या हो सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल, आई थिंक 100% श्योर आप डरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा वीर बहादुर ही होगा जो शायद ना डरे, है ना। तो सिचुएशन कैसे एक पर्सनैलिटी को चेंज करती है ये समझेंगे। पर्सन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव क्या होती है, देखिए। जो पर्सन सेंटर्ड है, जो ये कहती है कि पर्सन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर प्राइमरी ड्राइव ऑफ बिहेवियर। जो हमारे ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, वो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करेंगे, हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे। उनका मानना है कि पीपल एक्शंस आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसा एक बच्चा, जैसा कोई पीपल है जो एक्शन करता है, वो कंसिस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा हर एक कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में, जो कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिचुएशन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव। ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पीपल्स आर इन हैव मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। कि जैसी एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगी, उनके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएगा, आपके ट्रेट्स चेंज हो जाएंगे। दे आर्ग्यू दैट बिहेवियर कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। कि बिहेवियर को बदला जा सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब ये क्या कहेंगे, इंट्रैक्शनिस्ट जो पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि बोथ पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन फैक्टर इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये कहता है कि इंटरेक्ट करने की बात है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दैट इज़ ओके, ठीक है, लेकिन जब हम किसी सिचुएशन से इंटरेक्ट करते हैं तो प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों को मानता है, ठीक है। तो दिस पर्सपेक्टिव एक्नॉलेज दैट व्हाइल पर्सनैलिटी ट्रेट प्ले ए रोल। पर्सनैलिटी के जो हमारे ट्रेट्स हैं, हमारे गुण हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही करते हैं, लेकिन इनको मैनिफेस्ट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसके डिपेंड करने पर, सिचुएशंस पर। कि ठीक है हम डरते नहीं हैं, लेकिन अगर सामने कोई इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते अकेले, या फिर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारा डरना स्वाभाविक है। वो ट्रेट्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। मुझे लगता है इनमें से ये सबसे सही है, बीच का रास्ता अपनाया है ना। पर्सन सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, सिचुएशन सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए। इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव अच्छा था। रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। रिसर्च एंड फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, रिसर्च इन साइकोलॉजी हैज शोन दैट बोथ पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन फैक्टर इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और रिसर्च भी यही कहती है कि पर्सनैलिटी और सिचुएशन फैक्टर दोनों ही बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। सम सिचुएशंस कैन ट्रिगर एम्पलीफाई सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब देखिए, एक अगर आपने शायद, चलिए नाम नहीं, हम सिर्फ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, ये एग्जांपल काफ़ी कॉमन है, शायद आप में जो बॉयज़ हैं उन्होंने तो ये देखा भी होगा अपने आप में ही। आप मान लीजिए बाइक पर चल रहे हैं, ठीक है,
बाइक आपके पास हो सकता है KTM ड्यूक हो या फिर हीरो होंडा भी हो या फिर हायाबुसा, वटेवर, निंजा, जो भी आप कंसिडर करते हैं बेस्ट बाइक जो भी आपके लिए है आपके बजट के अकॉर्डिंग। ये ऐसा नहीं है कि हाई फाई क्लास वाले बच्चे ही करेंगे या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, ये बॉयज़ में ऐसा एग्जाम्पल मैंने ये चूज़ किया जो सब में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपके बिहेवियर को कैसे चेंज करता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और सिचुएशन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके पास बाइक है, आप जो गर्ल्स कॉलेज के सामने से जा रहे हैं, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ, शायद सामने से आपका कोई क्रश आ रहा है, ठीक है, लड़के का क्रश है, तो सामने से वो आ रहा है और वो चाहता है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, मैं स्टंट मारूं उसके सामने, है ना, स्टंट की जाए उसके सामने। तो वो क्या कर रहा है, स्टंट करने के लिए बाइक को है जो थोड़ा सा बैंड करके घुमाने की कोशिश करता है या फिर वो तेज़ चलाने की कोशिश करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करता है। क्या उसके ट्रेट में ऐसा था कि वो बाइक को फास्ट भगा दे, किसी को देखकर नहीं था, लेकिन सिचुएशन क्या कर रही है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। सामने जब उसको अपने क्रश को देखा तो उसने क्या किया, रेस दी या फिर बाइक को तेज़ भगाया, ब्रेक लगाई, स्लिप लगाई, स्टंट किया, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि उसके बिहेवियर में सिचुएशन की वजह से चेंज हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर हम पर्सन सेंटर्ड नहीं, इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को अपना रहे हैं। तो रिसर्च ने ये पाया है, रिसर्च में ये पता चला है, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सिचुएशन है ना कि हमारी क्या करती है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है, वाइल अदर कंटेक्स्ट ट्रेट्स में हैव लेस इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो ये था हमारे पास पर्सनैलिटी कंट्रोवर्सी, क्या थी ये, टॉपिक ही नाम भूल गया भाई मैं तो, पर्सन एंड सिचुएशन कंट्रोवर्सी, कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स कर रही है, सिचुएशन है जो किसको अफेक्ट कर रही है। आई होप ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये था हमारे पास पर्सनैलिटी। अब हम करेंगे सिगमंड फ्रॉइड। आई थिंक मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट आ गया होगा फोर्थ समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं लेसन 5। अगर किसी प्रकार का भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या हमारे व्हाट्सएप या ईमेल करके आप अपने डाउट्स को पूछ लीजिए, वो डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको कंटेंट अच्छा लगा या कमी लगी तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कहता हूँ डाउट हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे क्या पता चलेगा हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बार बार कह रहा हूँ मैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।